फसले गुल उजड़ रही है, गुलची है बेखबर। फसले गुल उजड़ रही है, गुलची है बेखबर। अभी भी वक्त है, बाहर आओ खुमारी से। अभी भी वक्त है, बाहर आओ खुमारी से। फसले गुल उजड़ रही है, गुलची है बेखबर। फसले गुल उजड़ रही है, गुलची है बेखबर। अभी भी वक्त है, बाहर आओ खुमारी से। अभी भी वक्त है, बाहर आओ खुमारी से। ये लाइनें यूपी की 4 बार सीएम रह चुकी मायावती के लिए बहुत मुफीद बैठती हैं। बहुत बड़े कद की नेता, और जिस यूपी के लिए कहा जाता है कि दिल्ली की सल्तनत सत्ता का रास्ता इस सूबे से होके गुजरता है, उस सूबे का 4 बार सीएम रहना, बहुत बड़े कद की नेता है मायावती। लेकिन जब आप संवादहीनता की चादर ओढ़ लेते हैं, अपने मूल काडर को अपनी विरासत समझने लगते हैं, तो अंजाम बदतर हुआ करते हैं, जैसा आजकल मायावती के साथ हो रहा है। अब देखिए, ताजा खबर ये कि जो 2019 में बसपा के 10 सांसद सपा के साथ मिलकर लड़ी थी मायावती, 10 सांसद चुन के उनके आए, और अब 2024 के आम चुनाव की बिसात जब बीत चुकी हो, मायावती असमंजस में है कि वो सपा कांग्रेस गठबंधन का साथ दे, अकेला चलो की रणनीति पे फोकस करें, या फिर जैसे पिछले विधानसभा चुनावों में 22 में उन पर भाजपा की बी टीम का होने का ठप्पा लगा, उस ठप्पे के साथ फिर भ्रमित कर देने वाली स्थितियों से दो चार होकर चुनावी रण में उतरे। बहुत मुश्किल समय है मायावती के लिए। अब देखिए, 10 सांसदों में से रितेश पांडे भगवा रंग में रंग गए हैं, भाजपाई हो गए हैं। वो अंबेडकर नगर से सांसद थे, माया के हाथी पर सवार होकर वो संसद पहुंचे। बाकी 10 में से हालात देखिए कि एक दानिश अली को मायावती पार्टी गतिविधियों के चलते बाहर का रास्ता दिखा चुकी हैं। बाकी जो 8 बचे हुए हैं, उनमें से हालात ये है कि उनमें से 2 भाजपा के संपर्क में हैं, एक सांसद रालोद और कांग्रेस के बीच झूले में झूल रहे हैं, जहां उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटी लगेगी वो उधर खिसक लेंगे। एक सांसद पीएम मोदी से पिछले महीने मिल चुकी हैं, उनकी शायद वो भी भाजपाई हो जाए, तो फिर बचेगा कौन? अभी मायावती ने ठीक रितेश पांडे के भाजपा ज्वाइन करने की काफी पहले खबरें थी, उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने अपना दर्द का इजहार भी किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को निष्ठा जैसी चीज, जिन्हें पार्टी ने अपने सिंबल पर अपने कैडर के सहयोग से संसद की राह दिखाई, वो विश्वसनीय नहीं है, तो उन्हें फिर टिकट कैसे दिया जा सकता है? लेकिन तल्ख सच्चाई ये कि पाला बदल की बहुत बड़ी दर्द से दो चार हो रही है मायावती, और अब सवाल ये है कि वो फैसला कब लेंगी। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं आम चुनाव में। अकेला चलो, या फिर किस गठबंधन के साथ आप कदम ताल करें, बहुत असमंजस में है मायावती के बेहद करीबी, बहुत करीबी होने वाले भी इस बात पर चुप्पी साध जाते हैं कि कोई नहीं जानता मायावती के फैसले के बारे में। माया से शुरू और माया पे खत्म।
भाजपा में भी कम से कम जो मूल संगठन है उनका आरएसएस, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, यहां तक तो चलती हैं चीजें। लेकिन मायावती के ठीक उलट भाजपा में या अखिलेश की पार्टी में मायावती का ये फैसला सुबह वो किस मूड में है, शाम को किस की विदाई हो जाए, कोई नहीं जानता। और देखिए इन 10-12 सालों में उन्होंने कितने कीमती अपने बहुत ही भरोसेमंद सिपह सलार खोए हैं। देखिए राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो आजकल कांग्रेस में है, बाबू सिंह कुशवाहा, रामवीर सिंह उपाध्याय, लंबी लिस्ट एक। जब आप इस तरह लोग खोते रहेंगे और युवाओं के नाम पे कोई भी एक चेहरा बसपा में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। अब देखिए स्थिति की 14 अप्रैल 1984 में कांसीराम दलित, पिछड़े और वंचितों को साथ लेके वो करिश्माई ढंग में भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल देते हैं। 84 में बसपा का गठन होता है और 1995 में माया यूपी की पहली बार सीएम बनती है। इसके बाद माया का राजनीतिक ग्राफ शिखर पर पहुंचता है। 2003 में माया को कांसीराम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, लेकिन उससे 2 साल पहले वो उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे। और आप देखिए उसके ठीक 22-23 साल बाद मायावती अपना उत्तराधिकारी जिन्हें घोषित करती हैं वो उनके भतीजे हैं आकाश आनंद। ये फर्क है दलित चेतना, वंशवाद, वंश परंपरा जो कांसीराम के सिद्धांत से उसके ठीक उलट। कांसीराम का कोई भी मेंबर उनके समय में भी और उनके बाद भी पार्टी के किसी भी महत्वपूर्ण पद पर आसीन नहीं रहा। माया के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने सीबीआई का तथाकथित डर, जो युवा काडर है उनका दलित, उन तक कोई संदेश, पुख्ता संदेश, उनके बीच वो जुड़ाव स्थापित नहीं कर पाई है। और उसका खामियाजा देखिए आप, माया का शिखर कहां से अर्श से होता हुआ फर्श पर आया है। दुख होता है। कितनी बड़ी नेता, बहुत बड़ी संभावनाओं वाली नेता, आज भी यदि नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, लालू यादव के बाद कोई नाम है तो वो मायावती है, जो एक इशारे पर बड़ी भीड़, सैलाब ला सकती है। अब देखिए मायावती के कि 2007 में पूर्ण बहुमत से वो सीएम बनती हैं और सीटें कितनी हैं? 206। यूपी के उस सूबे में जहां आज की तारीख में मोदी लहर है और क्लीन स्वीप चल रहा है बीजेपी का। फिर देखिए 2012 में 80 सीटों पर सिमटती है माया। 17 में सिर्फ 19 विधायक और 22 में तो बहुत ही निचले स्तर का प्रदर्शन और एक विधायक उमाशंकर सिंह। क्या हैरत अंगेज उतार है ये उस संभावनाओं वाली नेता का जो पीएम मटेरियल मानी जाती थी। दलित जो मूल काडर है उनका, जो +50 है, वो आज भी मायावती के प्रति वफादार हैं। एक आवाज पे उनके वोट देने की स्थिति में वो आज भी खड़े हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का उदय, वो ठीक है, उनका कोई कद नहीं माया के बराबर, लेकिन उन्होंने युवाओं में माया से मिले गैप को, संवेदनहीनता के गैप को भरने की कोशिश की है। और माया की यही वजह रही है कि देखिए लोकसभा में वो 2014 में सिर्फ 1 सीट, महज 1 सीट, और 2019 में वो सपा के साथ लड़ती हैं, 10 एमपी आते हैं। लेकिन आज की तारीख में 10 में से 10 एमपी माया का दामन छोड़कर, हाथी की सवारी छोड़कर कोई हाथ, कांग्रेस का हाथ थामने को तैयार है, कोई सपा की साइकिल पे सवारी करने को आतुर है, तो कोई भाजपा में होने की स्थिति में है। आखिर माया फैसला लेंगी कब? बड़ा सवाल ये। उनके अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि मायावती मन बना चुकी हैं। भले ही वो वर्बली अपने बयानों में हाल फिलहाल में कांग्रेस, भाजपा, सपा तीनों को निशाने पे लेती रही हैं,
लेकिन अंदर खाने माना जा रहा है, एक संभावना जो शेष है, उनके बहुत करीबी सूत्र बताते हैं कि माया आचार संहिता का इंतजार कर रही है। यानी सतपाल मलिक एपिसोड आपने देखा है, मलिक के अत्यधिक मुखर होने, इंटरव्यू देने, किसान आंदोलन से लेकर पुलवामा तक बोलने का मतलब यह है कि शिकंजा कसा जाना। और मायावती को जो 2022 में जिस तरीके की अफवाहें उड़ी तथाकथित तौर पर कि मायावती ने भाजपा की बी टीम के तौर पर काम किया और सपा गठबंधन को नुकसान पहुंचाया, इस बार माया के लिए आर या पार की स्थिति। या तो वो अकेले लड़ें, जिसमें वो लड़ने की स्थिति में नहीं है, या वो घोषित तौर पर भाजपा के पाले में जाएं, या फिर वो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बने। माना जा रहा है कि आचार संहिता के ठीक बाद माया बड़ा फैसला ले सकती है, और अंदरूनी सूत्र जैसे कहते भी माया को कोई नहीं समझ सकता। अब आकाश आनंद है, नए युवा हैं, वो उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी, नेशनल कोऑर्डिनेटर की भूमिका दी है माया ने उन्हें। हालात बहुत विकट, समय बेहद कम। देखते हैं माया अपनी इन मुश्किलों के भंवर से निकलकर कोई फैसला कर पाती हैं, या ठीक विधानसभा 2022 की तरह वो असमंजस के भंवर में डूबती रहती है। देखते हैं क्या होता है। आप भी करिए इंतजार, हम भी करें।